नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रिजल्ट गुरु पर। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो मध्य प्रदेश महिला सुपरवाइजर भर्ती 2023 जो कि इस साल होने वाली है, उसके लिए थ्योरी की पहली क्लास यूट्यूब पर आज हम शुरू कर रहे हैं। और हमारी पहली क्लास पोषण यानी कि न्यूट्रिशन से संबंधित है। ये जो क्लास है वो एक डेमो क्लास है, अर्थात इसकी जो भी रेगुलर क्लासेस होंगी वो हमारे एप्लीकेशन यानी रिजल्ट गुरु के ऐप पर होंगी, जिसको आप प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। हम हर चीज न्यूट्रिशन के बारे में समझेंगे, हर चीज न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। आज ये पहली क्लास है। आपने बहुत सारी क्लासेस देखी होंगी यूट्यूब पर, लेकिन पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन जो कि बहुत इफेक्टिव होता है, उसके माध्यम से हम चीजों को पढ़ने की कोशिश करेंगे और आपको बेहतरीन कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करेंगे आज की क्लास। सबसे पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि भाई पोषण क्या है, न्यूट्रिशन क्या है। कितना बड़ा टॉपिक है भाई, 50 से 55 नंबर का आपके एग्जाम में आता है। तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो एक टॉपिक मैंने लिया है कि भाई पोषण। सबसे पहले हमें पोषण के बारे में जानना है। देखिए, तो हम शुरू करेंगे एक एक चीज से, एक एक जानकारी से शुरू करेंगे। सबसे पहले दिमाग में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज न्यूट्रिशन। ध्यान दीजिएगा, हमारा शरीर चल रहा है। आज मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं आपके सामने बोल पा रहा हूं, आप मुझे सुन पा रहे हो। तो भाई कैसे सुन पा रहे हो आप आपके पास कहीं ना कहीं से एनर्जी आ रही है ना, कहीं ना कहीं से तो ऊर्जा आ रही है। तो ध्यान दीजिएगा, यदि हम पोषक तत्वों का सेवन करते हैं, यदि हम न्यूट्रिएंट्स का सेवन करते हैं, तो उस प्रक्रिया को, उस पोषण, उस प्रोसेस को, पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है उसको हम पोषण बोलेंगे, उसको न्यूट्रिशन बोलेंगे। ठीक है, क्या मतलब हुआ न्यूट्रिशन का? कि भाई हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी, हमें ऊर्जा की रिक्वायरमेंट थी, हमने सेवन किया, हमने कुछ खाया पिया। क्या खाया पिया? हमने कुछ पोषक तत्व लिए, हमने मतलब कोई भी कार्बोहाइड्रेट लिया, तो उस कार्बोहाइड्रेट के अंदर कुछ ना कुछ पोषक तत्व होंगे। तो उनको जब हमने लिया तो वो हमारा पोषण हो गया, वो हमारा क्या हो गया भाई, हमारा वो न्यूट्रिशन हो गया। ठीक है, अब न्यूट्रिशन आपको दो टाइप से देखने को मिलेगा। एक आपको कार्बनिक भी मिल जाएगा, एक आपको अकार्बनिक भी मिल जाएगा। आगे जब हम चलेंगे तो हम फिर से क्या करेंगे, जो हमारा पोषण होता है उसको हम दो पार्ट में बांट देंगे। एक को मैक्रो बोल देंगे, एक को माइक्रो बोल देंगे। तो एक एक करके एक एक चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे और हर चीज आपको बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करेंगे अपनी जानकारी से। देखिए, सबसे पहले देखिए, और एक चीज और, आपके एग्जाम में हमें ये चीज नहीं है कि सिर्फ आपको समझाना ही है, समझाने के साथ साथ हमें यह भी बताना है कि आपके एग्जाम में किस तरीके से चीजें पूछी जा रही हैं। एग्जाम में कई बार एज परिभाषा लिख करके आ जाती है और आपको उसका अर्थ बताना होता है। हम देखिए, डेली आपको लाइव क्लास लेते हैं रात में 8 बजे से रात में 12 बजे तक। उस क्लास में आपको जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, तो वहां से आपको ये पता चल जाता है कि सर क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, और यहां पर आपको थ्योरी की नॉलेज मिल जाएगी। तो प्रश्न किस तरीके से आते हैं, मतलब हमारा कहने का अर्थ यहां पर ये है कि जो भी प्रश्न आ रहे हैं वो कभी कभार डायरेक्ट परिभाषाओं से रिलेटेड प्रश्न आ जाते हैं। तो आपको हर चीज की प्रॉपर डेफिनेशन भी आनी चाहिए, इसलिए यहां पर हम आपको हर चीज नोट्स के फॉर्म में दे रहे हैं। तो इसको पढ़िएगा, देखते हैं क्या चीज है। सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि भाई हम पोषण किसे बोलेंगे। पोषक तत्वों को प्राप्त करने की प्रक्रिया को पोषण कहा जाता है। अब पोषण तत्वों को आप किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं? भाई हम चीजों को खाएंगे, हमें क्या उससे क्या मिल जाएगा, हमें पोषक तत्व मिल जाएंगे। इसके अलावा देखिएगा, यहां लिखा हुआ है पोषक तत्व कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थ हो सकते हैं जो उचित स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करते हैं। शरीर के पोषक तत्वों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। वो दो श्रेणियां कौन कौन सी हैं? जो भी हम क्या बोलते हैं पोषक तत्व ग्रहण करते हैं, वो उनके दो श्रेणियां हैं, दो आप पार्ट बोल सकते हो। एक माइक्रो पोषक तत्व है और एक कौन से है, मैक्रो है। दोनों को समझिएगा कि क्या चीज होती है। देखिए, एक चीज क्या है भाई, आपका मैक्रो पोषक तत्व है, और एक चीज होती है माइक्रो पोषक तत्व या फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ध्यान दीजिएगा अंतर क्या है। हम अपने शरीर के लिए काफी बहुत सारी चीजें खाती हैं, बहुत सारी चीजें हम खाते हैं। तो जो चीज हम बड़ी मात्रा में खा रहे हैं, बड़ी मात्रा का अर्थ हमने कार्बोहाइड्रेट लिया, हमने फैट लिया, हमने प्रोटीन लिया, एक क्या है, हमने काफी बड़ी मात्रा में खाया। जो चीज हम अपने शरीर में ऊर्जा के लिए बड़ी मात्रा में खा रहे हैं, वो चीज क्या कहलाएगी? वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी कि आप बोल सकते हो मैक्रो पोषक तत्व कहलाएगी। और जो चीज हमने काफी अल्प मात्रा में, काफी कम मात्रा में ली अपने शरीर में एनर्जी के लिए, वो चीज आपकी क्या हो जाएगी? वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्व या फिर माइक्रो पोषक तत्व हो जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर आप बोल सकते हो, देखिएगा लिखा हुआ है इस शरीर द्वारा बड़ी मात्रा में आवश्यक है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन।
यदि इसके अलावा हम सूक्ष्म पोषक तत्वों की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं ये बहुत कम मात्रा में आवश्यक हैं, शरीर के लिए ज्यादा इनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, उदाहरण के लिए खनिज है यानी कि मिनरल्स हैं, इसके अलावा विटामिन है, और ये क्या है आपके एक तरीके के आप बोल सकते हो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। लिखा हुआ है सूक्ष्म पोषक तत्व तो शरीर के विभिन्न कार्यों को विनियमित करने में मदद करते हैं। यदि हम एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, यदि एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पर लिखा है कार्बोहाइड्रेट, यहाँ लिखा है वसा, यहाँ लिखा है प्रोटीन। ये क्या है, एक प्रकार के मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। भाई कार्बोहाइड्रेट में क्या आता है, यदि हम मान लीजिए हमने रोटी खाई, सब्जी खाई, ठीक है, रोटी खाई, सब्जी खाई, ब्रेड खाए, तो ये क्या है, इनमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है। यदि हम बात करें फैट की, प्रोटीन की, तो बहुत ना के बराबर इन चीजों में मिलेगी। तो जो चीज हम जनरली खाते हैं, रोटी, सब्जी, चावल, ये क्या है, एक प्रकार के कार्ब्स हैं। ठीक है, यदि हम बात करें वसा की, वसा को हम क्या बोलते हैं भाई, फैट बोलते हैं। जो तेल से बनी चीजें होती हैं, जो घी है, तेल है, तेल से बनी हुई चीजों में क्या है, फैट ज्यादा रहता है। ठीक है, और फैट वो चीज है जो आपको सबसे बड़ी मात्रा में क्या देती है, एनर्जी देती है सबसे अधिक। यदि आपने मान लीजिए आप हाफ के जी क्या करिए, एक मात्रा के रूप में आप 4 रोटी खा लीजिए, उसी वजन का आप क्या करिए, घी खा लीजिए, तो आपको एनर्जी घी से ज्यादा मिलेगी। ठीक है, आपको एनर्जी घी से ज्यादा मिलेगी एज कंपेरिजन टू रोटी। तो फैट क्या करता है, आपको अधिक एनर्जी देगा, और कार्बोहाइड्रेट क्या करेगा, आपको इंस्टेंट एनर्जी दे देगा, तुरंत एनर्जी देगा। ये मेन अंतर होता है। प्रोटीन कौन सी चीज है भाई, प्रोटीन कहां से मिलेगा, यदि हम दूध पी रहे हैं, अंडे खा रहे हैं, मांस मछली खा रहे हैं, तो यहां से आपको क्या है, हाई प्रोटीन मिलने की संभावना रहती है। सारे के सारे क्या होते हैं, मैक्रो पोषक तत्व, जिनका सेवन हमारे शरीर के द्वारा काफी बड़ी मात्रा में किया जाता है। विटामिन के रूप में यदि हम देखें या खनिजों के रूप में देखें, तो ध्यान दीजिएगा, विटामिन की तो बहुत सारी टैबलेट्स आती हैं। ठीक है, जैसे विटामिन ए है, बी है, सी है। विटामिन सी की टैबलेट आपने बहुत खाई होगी, क्योंकि जब भी आपको क्या बोलते हैं छाले वगैरह हो जाते हैं, तो हमेशा डॉक्टर लोग सजेस्ट करते हैं कि भाई आप विटामिन सी की गोली खा लीजिएगा। ठीक है, विटामिन सी की गोली, संतरे वाली एक गोली होती है, इसका खाने से काफी सही रहता है, मतलब छाले वगैरह में काफी आराम मिलता है, रिलैक्स मिलता है। ठीक है, या फिर मसूड़ों वगैरह में दर्द होता है, तब भी विटामिन सी की गोली खाने के लिए दिया जाता है। बात करें हम खनिजों की, तो खनिज आप अलग से नहीं खा सकते हो। ऐसा तो है नहीं कि भाई आपने पत्थर खोदा और आप खोद करके खा लिया। खनिज से लगता तो वही है ना, मिनरल्स की बात करेंगे तो वही चीज है जो जमीन के अंदर पाई जाती है। ठीक है, जमीन के अंदर जो हमें मिलती है वो चीज मिनरल्स है, लेकिन आप खोद करके खा नहीं सकते हो ना। मिनरल्स आप अलग से नहीं खाते हो, आपने बहुत सारी चीजें ली, उनमें कुछ ना कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, उन वो मिनरल्स आपके शरीर के अंदर आ जाएंगे, जो कि काफी अल्प मात्रा में होंगे, इसलिए इसको हमने क्या बोला है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोला है, सूक्ष्म पोषक तत्व बोला है। ठीक है, अब एक एक करके हम सभी चीजों को समझेंगे कि भाई कार्बोहाइड्रेट क्या है, वसा क्या है, प्रोटीन क्या है, कहां से चीजें मिलती हैं। सारे पॉइंट को, पोषण से जुड़े हुए सारे पॉइंट्स को एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, यहाँ पर फूड के हमारे कंपोनेंट्स हैं कि भाई जो भी हम खाना खाते हैं उसमें कौन कौन सी चीज आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स, या फिर हमारे खाने के, हम जो खाना खा रहे हैं उस खाने के अंदर क्या क्या चीजें मिलती हैं वो देखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण और जो सबसे बड़ी मात्रा में कोई चीज मिलती है तो वो होती है कार्बोहाइड्रेट। यदि आपने मान लीजिए खाना खाया, तो जनरली हम डाइट में क्या लेते हैं, हम रोटी लेते हैं, सब्जी लेते हैं, राइस लेते हैं, दाल लेते हैं, तो उसमें जो सबसे बड़ी मात्रा में पाया जाएगा वो होगा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, इसके अलावा एक वसा भी इंपॉर्टेंट टॉप चीज है, प्रोटीन है, खनिज है, खुरदरी और विटामिन है। ठीक है, जिसको हम रफेज बोलते हैं। खुरदरी, रफेज का आप मतलब होता है एक प्रकार का, आप बोल सकते हो रेशा, क्या बोल सकते हो, रेशा। ध्यान दीजिएगा, इसको हम फाइबर भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फाइबर। फाइबर जनरली वो चीज है जो हम बोल सकते हैं कि हम उसको पचा नहीं सकते हैं, फाइबर को हमारा पेट पचा नहीं सकता, लेकिन फाइबर हमारे शरीर में, पेट में जाकर के पाचन करने में सहायक होता है। जब हम कोई सब्जियां खाते हैं, ऐसी सब्जियां जिनको हम उनके छिलके के समेत खा जाते हैं, ठीक है, तो वो चीज हमारे शरीर में पचती नहीं है, लेकिन वो उसमें जो फाइबर मौजूद है, उसमें जो रफेज या रेशा मौजूद है, वो हमारे शरीर के पेट के सिस्टम को कुछ इस तरीके से बना देगा कि जो अन्य चीजें हैं वो पच जाएंगी, यानी कि हमारा पेट जो होगा काफी अच्छे तरीके से साफ हो जाएगा, या फिर आप बोल सकते हो कि हमारी पाचन क्रिया अच्छी हो जाएगी। वो चीज है रेशा, या फिर जिसको हम खुरदरी बोलते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में रफेज भी बोलते हैं। ठीक है, इसको खुरदरी के अलावा रफेज भी कहा जाता है। ठीक है, रफेज कहा जाता है, रेशा बोलते हैं या फिर फाइबर बोलते हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स हैं हमारे फूड के, हमारे खाने के महत्वपूर्ण घटक हैं। अब एक एक करके इन सभी को पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं कि चीजें क्या होती है। ठीक है, चलिए।
सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट की। सबसे पहले किसकी बात की जा रही? कार्बोहाइड्रेट की। ठीक है भाई, क्या चीज होती है कार्बोहाइड्रेट? एक एक पॉइंट को पढ़िएगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है, वे जीवों को ऊर्जा प्रदान करते हैं और पृथ्वी पर सभी जीवित प्राणियों के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। ये ऊर्जा के सबसे सस्ते स्रोत है। ध्यान दीजिएगा, यदि आप कुछ भी खाते हो, यदि हम, एक बात बताओ, जब आपके पास पैसे नहीं होते हैं, मेरी हर बात को एक एग्जाम्पल से मैं समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको चीज़ें बहुत क्लियरली समझ पाए। जब हमारे पास पैसे कम होते हैं तो हम बर्गर पिज्ज़ा खाते हैं कि हम जो घर पे बना हुआ साधारण भोजन है वो खा लेते हैं? सिंपल खाना खाते हैं ना। हमारे शरीर को चलने के लिए आवश्यकता किस चीज का है? आज मैं बोल पा रहा हूं, आप सुन पा रहे हो, आप काम कर पा रहे हो, आप खड़े हो पा रहे हो, वो किस चीज से हो रहा है? वो सब कुछ हो रहा है ऊर्जा की वजह से, वो सब कुछ हो रहा है एनर्जी की वजह से। ठीक है, और एनर्जी के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप फैटी चीजें खाओ, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप ऑयली चीजें खाओ, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप मिनरल्स लो, या कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप विटामिन लो। आप सिंपल रोटी सब्जी खाओगे तब भी आपको उसमें थोड़ी बहुत मिनरल्स मिल जाएगा, थोड़ी बहुत फैट मिल जाएगा, सब कुछ उसमें आपको मिल जाएगा। हाँ, एक ही मात्रा कम होगी। रोटी खाओगे तो उसमें आपको कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक मिलेगी, लेकिन अन्य चीजों की मात्रा कम होगी। लेकिन सब कुछ जितना आपका शरीर चल सके उतना होगा सब, हर चीज। लेकिन हाँ, आप विशेष तौर पे बहुत कमजोर हैं, आपका सर दर्द करता है, आपकी बॉडी कमजोर है, तो फिर आपको कहीं ना कहीं अन्य चीजों का सेवन करने के लिए डॉक्टर द्वारा बोला जाता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट वो चीज है जो आपको प्राथमिक रूप से सबसे ज्यादा ऊर्जा देगा और काफी सस्ते मात्रा में, सस्ते रेट में ये चीज उपलब्ध होती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये चीज आप पढ़ चुके होंगे। दे प्रोवाइड एनर्जी टू ऑर्गेनिज्म एंड आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी टू ऑल लिविंग बींग्स ऑन द अर्थ। पूरे पृथ्वी में, पूरे अर्थ में, जो यदि हम किसी को प्राइमरी सोर्स मानेंगे एनर्जी का, तो वो होता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, वो चीज क्या होती है? वो चीज क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट होती है। ठीक है, सबसे सस्ते स्रोत क्यों है बता दिया है आपको, ये चीज समझ में आ गया होगा। इसके बारे में थोड़ी सा और पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम कार्बोहाइड्रेट क्या चीज है, क्या एग्जाम्पल्स रहेंगे, वो हम देख लेंगे। देखिए, यदि हम बात करते हैं अनाज की, अनाज में चाहे वो गेहूं हो, चावल हो, मक्का हो, ठीक है, बाजरा हो, ठीक है, ये बाजरे के अलावा आप बोल सकते हो आलू वगैरह हो गए, सारे के सारे एक प्रकार के क्या है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है? कार्बोहाइड्रेट। एक एग्जाम्पल थे कार्बोहाइड्रेट के, देख लीजिएगा। अनाज में क्या क्या आ जाता है? गेहूं आ गया, चावल आ गया, मक्का आ गया, बाजरा, ज्वार, जौ की जड़ें, और शकरकंद है, टेपियोका है, आलू, ये सारे के सारे क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। और कार्बोहाइड्रेट के जिनमें स्टार्च पाया जाता है, जिन स्टार्च जिसको हम मंड बोलते हैं, मंड जिसमें पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है, वो वाले क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी चीजें मिलेंगी। जैसे कि यदि हम बात करें पल्सेस की, दालों की बात करेंगे, तो दाल ना प्रोटीन में रिच होती हैं, दालें प्रोटीन रिच होती हैं। कार्बोहाइड्रेट दाल के अंदर भी पाया जाता है, लेकिन दाल में आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति नॉनवेज नहीं खाते हैं, ठीक है, जो व्यक्ति मांसाहारी नहीं होते हैं, और उनको यदि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, तो उनको पनीर खाने के लिए बोला जाता है, दूध पीने के लिए बोला जाता है, या फिर बोला जाता है कि भाई आप बहुत विभिन्न प्रकार की दालें खाओ जिनमें हाई प्रोटीन हो। तो दाल एक कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन उनमें प्रोटीन भी पाया जाएगा। लेकिन इन चीजों पर प्रोटीन की मात्रा कम है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा यहाँ पर ज्यादा होगी। ठीक है, चलिए, कार्बोहाइड्रेट का एक रूप चीनी भी है, एक शुगर भी है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब चीनी कहाँ कहाँ से मिल सकती है? गन्ना में तो चीनी होती है, गन्ना के माध्यम से चीनी बनाई जाती है, शुगर बनाई जाती है। लेकिन और भी जो मीठी चीजें हैं, जैसे कुछ फल हैं, हम बात करें केले की, आम की, सपोटा है, चीकू है, तो इनमें भी क्या है? थोड़ी बहुत शुगर की मात्रा उपलब्ध होती है। दूध में जनरली शुगर नहीं रहती है। ठीक है, हमें शुगर वाला फील नहीं होता, लेकिन फिर भी दूध में कंटेंट एडेड माना जाता है कि भाई उसमें थोड़ी सा मिल्क में क्या है? शुगर है। ठीक है, तो दूध, शहद, ये सारे के सारे क्या है? शुगर के अंतर्गत आने वाले कार्बोहाइड्रेट है। क्लियर हो गया? यहाँ पर एक चीज देख पा रहे होंगे, गन्ना, चुकंदर, फलों में केला, आम, सपोटा, चीकू, ये सारे के सारे क्या है? आप बोल सकते हैं मीठे फल हैं, और मीठे फल में हम क्या बोल सकते हैं? कहीं ना कहीं शुगर पाई जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया? यदि कोई डायबिटिक पेशेंट है तो उनको मीठी चीजों खानों से वैसे ही मना कर दिया जाता है। इसके अलावा हम बात करेंगे, कार्बोहाइड्रेट के अंदर एक चीज आती है, बहुत ही सेल्यूलोज। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सेल्यूलोज क्या चीज है? ठीक है, हम बात कर रहे हैं सेल्यूलोज की। ये वही चीज है जिसकी मैंने अभी बात की थी ना, फाइबर बोल रहा था इसको। सेल्यूलोज वो चीज है, जैसे कि हमने मान लीजिए सब्जी खाई, ठीक है, हमने कोई सब्जी खाई, या मान लीजिए हमने खीरा खाया। ठीक है, हमने खीरा खाया, सब्जियों में हमने खीरा ले लिया, हमने ले लिया एक चीज परवल, ठीक है, हमने ले लिया मान लीजिए
करेला, ठीक है। और यदि इन चीजों को हम बिना छीले खाते हैं, यानी कि छिलके के समेत खाते हैं, तो छिलकों में सबसे हाई फाइबर रहता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यदि आप सेव फल को खाएंगे या आप टमाटर को खाएंगे, ठीक है, आप टमाटर को खाएंगे तो टमाटर के जो छिलके होते हैं इनमें बहुत हाई फाइबर होता है। फाइबर का मतलब वो चीज है जो खुद नहीं पचेगा। आपने टमाटर खाया, टमाटर अंदर वाला हिस्सा आपका पच जाएगा, लेकिन जो बाहर की जो परत होती है ना वो पचती नहीं है। लेकिन उसमें इतना हाई फाइबर होता है कि वो दूसरे चीजों को पचाने में सहायक रहेगा, ठीक है। तो वो चीज क्या कहलाती है? सेलुलोज कहलाती है। एक रेशेदार पदार्थ जो मानव शरीर द्वारा पचता नहीं है। सेलुलोज कभी भी मानव शरीर जो हमारी बॉडी है उसको, हमारी जो बॉडी है वो कभी भी सेलुलोज को पचा नहीं पाती है, ठीक है। क्योंकि एक है, एक प्रकार का रफेज है, ठीक है। रफेज मतलब रेशेदार चीज है, या फिर आप बोल सकते हो फाइबर है। ये सहायक होगा दूसरी चीजों को पचाने के लिए। इतना पॉइंट समझ में आ गया है? हालांकि ये रफेज के रूप में कार्य करता है। कौन सी चीज? सेलुलोज, ठीक है। चलिए, तो ये भी एक प्रकार का क्या था? कार्बोहाइड्रेट था। तो हमने विभिन्न प्रकार के कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर देख लिए हैं। अब हम बात करेंगे फैट की। फैट का मतलब बात करेंगे हम वसा की। जहां से भी हमें वसा मिलेगा, फैट मिलेगा, ठीक है, वो चीज उनकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि भाई ये लिपिड परिवार के सदस्य होते हैं, ठीक है। मतलब आप बोल सकते हो कि कुछ पानी में आघुलनशील होंगे, और आप बोल सकते हो कि जो कार्बनिक विलायक होता है, ठीक है, कार्बनिक आप बोल सकते हो कार्बोनिक सॉल्यूशन होता है, उसमें क्या है, आप बोल सकते हो कि एक घुलनशील होते हैं, ठीक है। वसा जो है लिपिड परिवार के सदस्य हैं जो पानी में आघुलनशील होते हैं, लेकिन कार्बनिक विलायक में घुलनशील होते हैं, ठीक है। किसमें? जो भी कार्बोनिक सॉल्यूशन होगा उसमें घुल जाएंगे, लेकिन वाटर में ये नहीं घुलेंगे, ठीक है। वसा वो आपने, चलो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है, उदाहरण के साथ। हमने मान लीजिए सरसों का तेल लिया, सरसों का हमने तेल लिया। अब आप बताइएगा, सरसों को तेल को जब आप पानी में डालते हो तो क्या वो मिक्स हो जाता है क्या पानी के साथ में? जी नहीं हो पाता, नहीं हो पाता है ना। सरसों के पानी में जब हम सरसों का तेल डालते हो तो आपने देखा होगा कि यदि यहाँ पर, यदि मान लीजिए हमारा यहाँ पर क्या है, पानी भरा हुआ है, ठीक है, पानी भरा हुआ है, एक बाल्टी में एक पानी भरा हुआ है, हमने कुछ बूंदें यदि डाल दी तो वो तेल जो होगा वो ऊपर तैरने लगता है। तैरने का कारण तो भाई ये है कि तेल की डेंसिटी जो है वो क्या है, पानी से कम है। पानी की डेंसिटी, पानी का घनत्व ज्यादा है, इसलिए पानी नीचे रहता है और तेल ऊपर रहता है, ठीक है। जिसका घनत्व कम होगा वो ऊपर आ जाएगा। वो रीजन ऊपर आने का अलग है, लेकिन फिर भी वो मिल नहीं पाता। पानी को तेल से मिलाने पर पानी और तेल अलग अलग रहते हैं, क्योंकि तेल जो है एक फैटी चीज है, और फैटी चीज कभी भी जल में घुलनशील नहीं होती, ठीक है। लेकिन यही फैटी चीजें हमेशा क्या बोलते हैं, कार्बनिक सॉल्यूशन में, ठीक है, जहां पे भी कार्बनिक सॉल्यूशन पाया जाएगा वहां पर वो घुलनशील हो जाएंगी, ठीक है। क्लियर होगी भाई? इसके अलावा लिखा है वे ऊर्जा का सबसे अमीर स्रोत है। अमीर स्रोत नहीं लिखना चाहिए, आप यहाँ पर धनी स्रोत, चलो अमीर धनी नहीं बोल सकते हो, कुछ भी हो, रिच 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 सोर्स बोलते हैं। रिच सोर्स का मतलब बोल सकते हैं कि सबसे महंगे सोर्सेस में यदि हम शामिल करेंगे तो खैर, या सबसे अच्छे सोर्सेस में शामिल करेंगे तो वो क्या हो सकते हैं, हमारे फैट्स हो सकते हैं, ठीक है। अमीर स्रोत का मतलब यहाँ पर पैसे से नहीं है, सॉरी। अमीर स्रोत का मतलब है कि यहाँ पर ऊर्जा सबसे ज्यादा मिलती है, ऊर्जा सबसे ज्यादा मिलती है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अमीर का मतलब पैसा नहीं है, यहाँ पर अमीर स्रोत लिखा हुआ है, या फिर यहाँ पर कहीं रिच सोर्स लिखा हुआ है, हाँ, रिचेस्ट सोर्स लिखा हुआ है। तो रिचेस्ट सोर्स का मतलब ये नहीं है कि बहुत महंगे आते हैं, ठीक है। फैटी चीजें फैटी चीजें या फिर हम बात करेंगे फैट की, वसा की, तो ये नहीं कि सबसे महंगे हैं, इनसे महंगी चीजें भी उपलब्ध हैं, ठीक है। इनसे महंगी चीजें भी उपलब्ध हैं हमारे मार्केट में। लेकिन जब अमीर स्रोत की या रिचेस्ट सोर्स की बात की गई तो इसका मतलब है कि ऊर्जा सबसे ज्यादा मिलती है। आपने, बहुत साधारण से एग्जांपल दूंगा, कि आपने क्या खाया, एक रोटी खाई और एक समोसा खाया, ठीक है। खैर समोसा तो खैर कार्बोहाइड्रेट में आ जाएगा, मैं एक दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं कि आपने तेल से बना हुआ एक भटूरा खा लिया और आपने साधारण रोटी खा ली, ठीक है। दोनों में कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन तेल में कहीं ना कहीं, सॉरी, भटूरे के अंदर, छोले भटूरे का जो भटूरा होता है उसके अंदर बहुत अधिक मात्रा में तेल है। दोनों के खाने में अंतर क्या रहेगा कि आपको एनर्जी दोनों में आएगी, लेकिन जो बड़ी मात्रा में एनर्जी आएगी वो कहां से मिलेगी? आपको भटूरे से मिलेगी, क्योंकि उसमें क्या है, फैट है, और फैट हमेशा बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा देता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। तो कभी भी एक प्रश्न आ जाए
कभी भी ये प्रश्न आ जाए कि सबसे अधिक ऊर्जा कहां से मिलती है, तो आप बोलेंगे सबसे अधिक ऊर्जा हमें वसा से मिलती है, यानी कि फैट से मिलती है। ठीक है, एग्जाम्पल बहुत याद रख, आसान सा एग्जाम्पल है, याद रखेंगे। क्या एग्जाम्पल है? हमने रोटी खाई, भटूरा खाया। आपने खुद एक करके देख लेना, उतने ही वजन की रोटी खाना, उतने ही वजन का आप रोटी भटूरा खाना, आपको भटूरा खाने के बाद एनर्जेटिक फील होगा, मतलब कि एनर्जी ज्यादा फील होगी। हाँ, ये है कि भटूरा आपके स्वास्थ्य के लिए क्या है, हानिकारक है, इसलिए आप सोच समझ कर कम मात्रा में उसको खाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है इस ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। प्राथमिक स्रोत हम किसे मानेंगे? प्राथमिक स्रोत हमेशा ऊर्जा का कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है भाई? कार्बोहाइड्रेट हमेशा प्राथमिक होगा। ये इसको आप द्वितीयक मान लो, तृतीयक मान लो, जो मानना मांगो, लेकिन प्राथमिक आप नहीं मान सकते हो। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन, अगले पॉइंट की बात करें। फैट्स के अंदर कुछ और पॉइंट है, लिखा हुआ है वसा, घी, मक्खन, तेल, मांस, पनीर, दूध, केक, क्रीम आदि से प्राप्त होता है। फैट कहाँ कहाँ से मिल सकता है? देखिए, यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे कि हम बात करें मांस, पनीर, दूध, ठीक है, ये वो चीजें जहां से आपको हाई प्रोटीन मिल सकता है। दूध से बहुत अच्छा प्रोटीन मिलता है, पनीर से बहुत शानदार प्रोटीन मिलेगा, मांस से, अंडे से प्रोटीन मिलेगा, लेकिन इन सभी चीजों से फैट भी मिलता है। ठीक है, इन सभी चीजों से वसा भी मिलता है। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा यदि कहीं से वसा मिलेगा तो वो होता है घी हो गया, तेल हो गया। और तेल में भी यदि आपसे पूछा जाए तो जो वनस्पति तेल होता है ना, जो वनस्पति तेल होता है, जो हम बोल सकते हैं वनस्पति तेल का मतलब हम बोल सकते हैं जो डालडा वगैरह होता है। ठीक है, डालडा, डालडा के नाम से फेमस है, हमारे यहाँ पोची जाती है। इसके अलावा हम बोल सकते हैं जो चाड़ का तेल होता है, ठीक है, इसको पामोलिन ऑयल कहा जाता है। इन तेलों से जितनी खराब क्वालिटी का तेल होगा, उतना ज्यादा उसमें फैट होगा, उतना ज्यादा उसमें बचा होगा। ठीक है, आप फॉर्च्यून कंपनी का लोगे तो थोड़ी सा फैट कम कर देंगे, वही आप कोई पाम ऑयल लोगे तो वहां पर फैट आपका ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये वो चीजें हैं जहां पर आपको फैट देखने को मिलेगा। इसके अलावा हम कुछ पॉइंट पढ़ते हैं यहाँ पे। वसा शरीर में संग्रहित होते हैं और ठंड के मौसम और किसी भी बाहरी झटके के लिए एक इंसुलेटर के रूप में कार्य करते हैं। मतलब क्या हुआ? ठीक है, देखा जाए तो हमारे शरीर में बहुत फैट है, मौजूद है, फैट हट नहीं रहा है। कई लोगों के में ज्यादा है, कई लोगों के में कम है, लेकिन शरीर में मौजूद। ठीक है, लिखा हुआ ठंड के मौसम में और किसी भी बाहरी झटके के लिए एक इंसुलेटर के रूप में कार्य करते हैं। इंसुलेटर का मतलब क्या होता है? सबसे पहले यहाँ पर एक वर्ड लिखा है इंसुलेटर। ठीक है, यहाँ पर एक वर्ड लिखा है इंसुलेटर। आप जानते होंगे, जब हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ते हैं, जब हम बिजली के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, विद्युत के बारे में पढ़ते हैं, तो वहां पर दो टर्म होती है। एक होती है कंडक्टर, ठीक है, जिसको हम कंडक्टर को सुचालक बोलते हैं, कंडक्टर को सुचालक बोलते हैं। और एक होता है कुचालक, जिसको हम इंसुलेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसुलेटर, कुचालक। इंसुलेटर, कुचालक क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देगा। ठीक है, मतलब यदि कहीं पर आपने एक तार लगाया, दूसरा तार लगाया, और दो तारों के बीच में आपने इंसुलेटर लगा दिया, तो भाई यदि इधर से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है तो वो इलेक्ट्रिसिटी इधर नहीं आ पाएगी, क्योंकि बीच में कुचालक लगा हुआ है। कुचालक का मतलब, मान लीजिए पेन है, एक पेन है, ठीक है, और ये पेन मान लीजिए प्लास्टिक का बना हुआ है, यहाँ पर लोहे की एक रॉड लगी है, यहाँ पर लोहे की एक रॉड रखी हुई है। इस तरफ करंट है और बीच में यदि इंसुलेटर है, तो भाई यहाँ पर करंट नहीं जाएगा। बीच में हमने प्लास्टिक की चीज लगा दी, प्लास्टिक में चीज में करंट आता है कि? कभी नहीं आता है। लकड़ी की चीज हो, प्लास्टिक की चीज, इसमें करंट नहीं आता। तो इसी तरीके से जो फैट होगा वो एक इंसुलेटर के रूप में काम करेगा हमारे बॉडी के अंदर। हमारे देखो, आपने एक चीज देखी होगी कि बाहर कितनी भी ठंडी हो, ठंडियों के मौसम की बात कर रहे हैं, बहुत ठंड है, लेकिन जब हम अपने मुंह से हवा छोड़ते हैं तो वो गर्म निकलती है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में इतना फैट मौजूद है कि बाहर का जो भी आवरण है, जो भी ठंड है, वो हमारे शरीर में बहुत धीमे धीमे अंदर आती है। ऐसा नहीं कि अचानक से हमारा पूरा अंदर का हिस्सा गर्म ठंडा हो जाए। ठीक है, तो इंसुलेटर का मतलब क्या हुआ कि बाहर की जो ठंड है वो फैट, मान लीजिए यहाँ पर बाहर का पूरा वातावरण है, बहुत ठंडा है, मेरे शरीर के अंदर फैट है, वो फैट क्या करेगा? हमारे अंदर के सिस्टम को गर्म रखेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर एक इंसुलेटर वर्ड यूज किया गया है। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं कि फैट हमेशा नुकसान पहुंचाता है, फैट के कारण से आप मोटे हो सकते हो, बिल्कुल हो सकते हो, लेकिन एक मात्रा में फैट आपके अंदर होना चाहिए, ताकि आप बहुत सारी बाहरी चीजों से सुरक्षित रह सकें। अब हम बात कर रहे हैं प्रोटीन की। ठीक है, प्रोटीन के बहुत सारे सोर्सेस हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है, अंडा है, ठीक है, मछली है, और हम यदि बात करें दूध है, पनीर है, मांस है, सारे के सारे प्रोटीन के अच्छे सोर्सेस हैं। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है,
कि भाई क्या चीज़ है, कहाँ से बनती है। देखिए, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो होती है एमिनो एसिड। हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे एमिनो एसिड होते हैं, ठीक है, या फिर हम जो चीज़ खाते पीते हैं उनमें भी कई चीज़ों में एमिनो एसिड आता है। तो एमिनो एसिड से बनने वाली जो चीज़ है वो क्या है भाई, अमीनो अम्ल से बनने वाली चीज़ जो है वो प्रोटीन है, ठीक है। अमीनो एसिड दो प्रकार के देखने को मिलेंगे। एक कौन सा है, एक होता है एसेंशियल अमीनो एसिड, जिसको हम बोलते हैं आवश्यक अमीनो एसिड। आवश्यक अमीनो एसिड का मतलब क्या है कि ऐसे अमीनो एसिड, ठीक है, जो मानव शरीर में संश्लेषित नहीं होते हैं, इसलिए उन्हें भोजन के रूप में बाहर से लेना बहुत महत्वपूर्ण। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला, मैंने आपको एक चीज बताया था, कुछ अमीनो एसिड हमारे शरीर के अंदर होते हैं और कुछ चीजें बाहर होती हैं। बाहर का मतलब है कि विभिन्न प्रकार के खाने में मौजूद होते हैं बहुत सारे अमीनो एसिड। यहाँ पर लिखा हुआ है एक पॉइंट, एसेंशियल अमीनो एसिड, यानी कि इसको हिंदी में हम आवश्यक अमीनो एसिड बोलेंगे। हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के अमीनो एसिड की रिक्वायरमेंट है। कुछ हमारी बॉडी अमीनो एसिड रिलीज करती है, उसका हम उपयोग कर लेते हैं। कुछ अमीनो एसिड को हमें बाहर से लेना पड़ता है आवश्यकता पड़ने पर। अब उन अमीनो एसिड को हम किस रूप में लेंगे, उन अमीनो एसिड को हम प्रोटीन के रूप में लेंगे, क्योंकि प्रोटीन जो होता है वो अमीनो एसिड से मिलकर के बनता है, ठीक है। क्लियर हो गया। प्रोटीन के रूप में हम क्या करेंगे, उनका अंतर ग्रहण करेंगे, उनको हम खाएंगे। हमारे शरीर में जो रिक्वायरमेंट थी, जो जरूरत थी किस चीज की, अमीनो एसिड की, वो पूरी हो जाएगी, ठीक है। ये अमीनो एसिड मानव शरीर में संश्लेषित नहीं होते हैं, इसलिए उन्हें बाहर भोजन के रूप में बाहर से लेना बहुत महत्वपूर्ण है। रिक्वायरमेंट थी हमें, हमने क्या किया, हमने प्रोटीन ले लिया, हमने पाउडर ले लिया प्रोटीन का, हमने अंडे खा लिया, हमने मांस खा लिया। जो भी रिक्वायरमेंट थी हमें, सारी रिक्वायरमेंट हमारी यहाँ पे पूरी हो गई, ठीक है। क्लियर हो गया भाई। अमीनो एसिड यहाँ पर ये चीज होती है, ये चीज समझिएगा। अगला पॉइंट लिखा हुआ है नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, गैर आवश्यक अमीनो एसिड। ध्यान दीजिएगा, ये वो एमिनो एसिड हैं जो हमारे पशु शरीर में या फिर हमारी बॉडी के अंदर जो मौजूद है, ऑलरेडी संश्लेषित है, ठीक है, ऑलरेडी सिंथेनाइज्ड है। वो चीज क्या कहलाती है, वो हमारी आप बोल सकते हो कि नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड है, यानी कि गैर आवश्यक अमीनो अम्ल है। प्रोटीन का प्रश्न कभी आए तो प्रोटीन किससे बनता है भाई, प्रोटीन बनता किससे, प्रोटीन जो होता है वो अमीनो अम्ल से मिलकर के बनता है। इतना इतना पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, प्रोटीन जो है वो हमेशा अमीनो अम्ल से मिलकर के बनता है, ये पॉइंट आप हमेशा याद रखिएगा। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा प्रश्न आ सकता है कि भाई अमीनो अम्ल कहाँ मिलेगा, तो भाई कुछ अमीनो अम्ल हमारे बॉडी के अंदर होते हैं और कुछ को हम क्या करते हैं, बाहर से लेते हैं, ठीक है। जो बाहर से ले रहे हैं वो हमारे लिए आवश्यक अमीनो अम्ल है, जो बॉडी के अंदर है वो आवश्यक नहीं है, क्योंकि वो तो हमारे बॉडी में पहले से मौजूद है, ठीक है। क्लियर हो गया, वो हमारी बॉडी में आप बोल सकते हो पशु शरीर में पहले से संश्लेषित है, यानी कि सिंथेनाइज्ड है या फिर मौजूद है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो दो चीजें आपको समझाई, किस चीज के बारे में, प्रोटीन के बारे में, ठीक है। प्रोटीन में दो पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। इसके अलावा प्रोटीन आपको कहाँ कहाँ से मिल सकता है, तो देखिए यहाँ पर आप इमेज देख रहे हैं, इमेज बहुत शानदार लगाई गई है, ठीक है। इमेज में कोई कमी नहीं आपको, मैंने क्या बोला, पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन दिया जा सके, उस पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन के लिए आपको क्या किया, बहुत बेहतरीन इमेजेस को लगाया गया है, उनको बेहतरीन तरीके से देखिएगा। ये देखो बहुत प्रकार की यहाँ पे दालें लिखी हैं, बनी हुई है, जैसे यहाँ मटर दिख रहा है, यहाँ शायद चना दिख रहा है, ये कोई दाल है, ये भी दाल है, एक काली दाल, यानी कि इसको आप मसूर की दाल भी बोल देते हो, उड़द की दाल भी काली होती है, ठीक है। तो ये क्या दालें जो होती हैं, जो पल्सेस होती हैं, ठीक है, वो क्या है, रिच प्रोटीन के सोर्स कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक लीवर की फोटो बनी हुई है। हाँ, यदि हम बात करें तो विभिन्न प्रकार के मेवा मसाले हैं, मेवा मसाले में थोड़ी बहुत फैट भी मिलेगा और अच्छी मात्रा में आपको प्रोटीन देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पर कुछ प्रोटीन के सोर्सेस है जिसकी हम बात करेंगे, दालों की, पल्सेस की, फलियां, जो भी क्या बोलते हैं, लेगम्स होते हैं, जो फलियां होती है उनमें भी प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। बात करेंगे हम नट्स की, ठीक है। नट्स को यहाँ पागल पता नहीं किसने लिख दिया, नट्स का मतलब है आप बोल सकते हो मेवा मसाला, ठीक है, मेवा मसाले। नट्स का मतलब मेवा मसाला से है। दूध यानी कि मिल्क हो गया, मछली हो गया, यकृत, लीवर, ठीक है, यकृत के अंदर बहुत ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। अंडा, एग्स, या फिर आप बोल सकते हो चीज, पनीर आदि, पनीर बोल दो, कॉटेज चीज बोल दो, या फिर चीज जो आप आजकल पिज्जा वाला चीज चल रहा है उसमें भी हाई प्रोटीन वाली चीजें हैं, ठीक है। हाई प्रोटीन भी है और हाई फैट भी है। चीज वो चीज है, चीज वो चीज है का मतलब है एक पिज्जा के अंदर हम जो चीज डालते हैं ना, मोज़रेला चीज वगैरह डालते हैं, वो भी हाई प्रोटीन वाला एक खाने वाली चीज है, ठीक है। चलिए, तो ये सारे के सारे क्या है, प्रोटीन से। यदि यहाँ पर
कोई भी ऑप्शन आपको कभी दिखता है, कभी ऐसा क्वेश्चन आता है, आसान प्रश्न आ जाते हैं कि इनमें से कौन सा किस चीज में प्रोटीन पाया जाता है। आपके पास एग्जाम्पल आ गया भाई आलू में, आपके पास एग्जाम्पल आ गया आलू में, दालों में, दूध में, ठीक है, दही में। तो आप क्या लगाएंगे, आपके पास जो भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आएगी वो दाल हो जाएगी। दाल के अलावा दूध लगा सकते हो, मांस लगा सकते हो, मछली लगा सकते हो, अंडे लगा सकते हो। यहाँ पे एक्स लिखा है, अंडा लिखा है, मांस लिखा होगा, मछली लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पे कोई भी मांस लिख दो, कोई भी मांस लिख दो। हर मांस के अंदर, हर एक के नॉन वेज वाली चीज के अंदर हाई प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। तो और अंतर क्या होता है, यदि हम बात करें अंडे की, अंडे की भी बात कर लेते हैं। अंडा आपने देखा होगा, अंडे के दो हिस्से होते हैं, ठीक है। एक होता है सफेद वाला व्हाइट हिस्सा, अंडे के दो हिस्से हैं। एक मान लीजिएगा एक पीला वाला हिस्सा है, तो पीला ही बना देते हैं ना, ध्यान दीजिएगा। दो हिस्से अंडे के देखने को मिलेंगे, एक व्हाइट हिस्सा है और एक पीला हिस्सा। जो पीला हिस्सा होता है वो होता है फैट वाला, ठीक है। जो पीला हिस्सा है वही फैट वाला होता है। तो ये व्हाइट हिस्सा है, इसमें प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। तो आपने कभी भी जिम जाते हुए लड़कों को शायद देखा हो, वो हमेशा क्या करते हैं, अंडे का पीला वाला हिस्सा फेंक देते हैं, ठीक है, या फिर पीला वाला हिस्सा नहीं खाते हैं और व्हाइट वाला हिस्सा खा जाते हैं, क्योंकि जिम जाने वाले लोगों को रिक्वायरमेंट होती है हाई प्रोटीन की, उनको फैट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जबकि फैट को वो बर्न करते हैं, बॉडी के अंदर मौजूद फैट को वो क्या करते हैं, बर्न करते हैं, यानी कि उसको हटाते हैं और प्रोटीन को लेते हैं, ताकि उनको एक अच्छी मात्रा में एनर्जी मिल सके और मसल गेन वो कर सके। तो ये सारे के सारे क्या है, हमारे महत्वपूर्ण प्रोटीन थे। इसके अलावा हम बात करेंगे प्रोटीन किस तरीके से काम करता है, ठीक है। प्रोटीन परफॉर्म्स मैनी फंक्शन लाइक, किस तरीके से, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यदि हम प्रोटीन से बनी हुई कुछ चीजें खाते हैं, जिन चीजों में प्रोटीन है, वो उन चीजों का हम सेवन करते हैं, तो हमारे शरीर के जो भी टिश्यूज हैं, ठीक है, उनके निर्माण के लिए, उनके रख रखाव के लिए हमें क्या मिल जाएगा, एक पॉजिटिव चीज मिल जाएगी, ठीक है। आप सिंपली बोल सकते हैं कि प्रोटीन जो है वो शरीर का संरचनात्मक घटक है और शरीर के ऊतकों यानी टिश्यूज के निर्माण और रख रखाव में आवश्यक है, ठीक है। शरीर में बहुत विभिन्न प्रकार के टिश्यूज हैं, हमारे शरीर में बहुत अच्छा इम्यून सिस्टम मौजूद होता है, हमारे शरीर की बहुत अच्छी प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, लेकिन वो और अच्छी हो सके, वो और बेहतरीन हो सके, इसके लिए क्या किया जाता है भाई, हम प्रोटीन का सेवन करते हैं। क्या करते हैं भाई, प्रोटीन का सेवन करते हैं। प्रोटीन के सेवन के माध्यम से जो भी चीज हमें मिल रही है, ठीक है, वो और बेहतर हो सकती है। हमारे जो टिश्यूज हैं, हमारे जो ऊतक हैं, उनका बढ़िया तरीके से निर्माण होता रहेगा, उनकी जो प्रक्रिया है, उनका जो रख रखाव है, उनकी जो देखभाल है, वो अच्छे से होती रहेगी, यदि हम प्रोटीन से बनी हुई चीजों का सेवन करते हैं, ठीक है। एक इमेज है जो कि प्रोटीन से ही संबंधित है। यहाँ पर देखिए ट्रांसपोर्टर है, यानी कि चैनल कहलाता है, रिसेप्टर, एंजाइम और एंकर। खैर इसका संबंध बहुत क्लियरली इससे नहीं है, इसको मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। चलिए आगे एक चीज और देखिएगा, और क्या क्या करेगा भाई, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर एक पहले लाइन लिखी है, पहले पढ़ लीजिए, समझाते हैं। लिखा हुआ है, एंजाइम प्रोटीन से बने होते हैं और एंजाइम पाचन में मदद करते हैं, इसलिए प्रोटीन पाचन में भूमिका निभाता है। प्रोटीन रक्त में ऑक्सीजन के परिवहन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ध्यान दीजिएगा, आप जानते हैं कि हमारे शरीर से लगभग 75,000 75,000 एग्जाम एंजाइम रिलीज होते हैं, 75,000 एंजाइम रिलीज होते हैं, ये पॉइंट आप जानते हो, ठीक है। 75,000 एंजाइमों का रिलीज होना किस चीज के लिए है, ताकि हमारे बॉडी के बहुत सारे जो काम होते हैं वो अच्छे तरीके से परफॉर्म हो सके, हमारे शरीर में पाचन के लिए, ठीक है, हमारे शरीर में पाचन के लिए, हमारे शरीर में ऊर्जा के लिए, ठीक है, सिस्टमैटिक तरीके से चलते रहने के लिए जगह जगह पर एंजाइम क्या है, रिलीज होते रहते हैं और एक काम करते रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो एंजाइम है, जो भी एंजाइम है हमारे शरीर में, वो भी प्रोटीन का ही बना हुआ है, ठीक है। जो एंजाइम है वो प्रोटीन का बना हुआ है। जो रक्त होता है, आपने सुना होगा ब्लड के अंदर ऑक्सीजन मौजूद होती है, वो कहाँ से आती है भाई, वो ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन मौजूद है उसका जनरेशन कहाँ से हो रहा है, वो प्रोटीन के माध्यम से हो रहा है, या फिर प्रोटीन सहायक होता है रक्त के अंदर क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन के संवहन के लिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, प्रोटीन जो है वो रक्त में ऑक्सीजन के परिवहन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपने देखा होगा कि जब कभी आप नस को बंद कर देते हैं तो उस टाइम पर क्या होता है, जो संचरण होता है एक नस से वो रुक जाता है रक्त का, ठीक है। एक तरीके से वो प्रक्रिया है कि आपने खून को रोक दिया और उस टाइम पर जो ऑक्सीजन का फ्लो है उस पेन में वो भी रुक गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ इतना पॉइंट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होगा वो जानना है कि प्रश्न आ सकता है इस तरीके से कि क्या प्रोटीन
ऑक्सीजन के परिवहन में, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्पफुल है। तो आप बिल्कुल बोल सकते हैं हाँ जी, जो प्रोटीन होता है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। ठीक है, इतना पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। चलिए, इसके अलावा हम बात करेंगे विटामिन की। हमने जो अभी 3 चीजों की बात करी, वो 3 चीजें क्या क्या थी भाई? वो 3 चीजें क्या हो गया? एक तो आपको कार्बोहाइड्रेट था, ठीक है, दूसरी चीज आपकी क्या थी? फैट यानी कि वसा था, और तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज थी वो थी प्रोटीन। ये तीनों के तीनों जो हमने बात करी है, जो हमने तीनों के तीनों कार्बोहाइड्रेट की, फैट की और प्रोटीन की बात करी, ये सारे के सारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स थे, यानी कि ये आप बड़ी मात्रा में शरीर के द्वारा बड़ी मात्रा में लेने वाले क्या हैं? चीजें थी। वो न्यूट्रिएंट थे, वो पोषक तत्व हैं जो शरीर हम तो हमारा शरीर बड़ी मात्रा में लेता है। हम प्रोटीन का सेवन भी काफी अच्छी मात्रा में करते हैं, हम वसा का सेवन भी काफी बड़ी मात्रा में करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का तो करते ही हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट तो क्या है? ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, ऊर्जा का क्या है? आप बोल सकते हैं प्राइमरी सोर्स है। इस कारण से हम कार्बोहाइड्रेट का सेवन तो सबसे ज्यादा करते ही हैं। इसके अलावा फैट का और प्रोटीन का भी करते हैं। तो एक क्या हो गया? मैक्रो हो गए। अब हम शुरू करेंगे अपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, यानी कि हम बात करेंगे, हम माइक्रो की बात कर रहे हैं, हम शुरू कर रहे हैं सूक्ष्म पोषक तत्व। ठीक है, सूक्ष्म पोषक तत्व की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले आता है विटामिन। सबसे पहले जो टॉप पे चीज आती है वो क्या होती है? वो आता है भाई विटामिन। ठीक है, विटामिन। तो विटामिन की यदि हम बात करेंगे तो भाई बहुत सारे विटामिन है, बहुत सारे विटामिन की बात करते हैं। यहाँ पर एक फोटो दिख रही होगी विटामिन की, तो यहाँ पर देखिए विटामिन ए है, बी का B1 है, B2 है, B5, B6, B7, B9, B12, विटामिन सी है, डी है, ई है, एक है। आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से एक चीज जानी होगी और पढ़ी होगी कि 2 विटामिन के बारे में सुना होगा। एक विटामिन होता है बी और एक विटामिन होता है सी। इन दोनों को मैं हमेशा साथ लिखता हूं। और एक विटामिन होता है ए, एक होता है ई, एक है ई और एक है के, ADA के। इनको मैं अलग लिखता हूं भाई। मैंने इनको अलग और उनको अलग क्यों लिख दिया? विटामिन ए, ई, डी के वो विटामिन है जो फैट में या फिर आप बोल सकते हो वसा में क्या है? घुलनशील है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, विटामिन ए, ई, डी के वो हैं जो फैट के अंदर जो जो वसा में घुल जाते हैं। ठीक है, और बी और सी वो विटामिन है जो पानी के अंदर यानी कि वाटर के अंदर यानी कि जल के अंदर क्या है? घुलनशील है। विटामिन बी सी इसलिए साथ में लिखे थे क्योंकि वो जल में घुलनशील हैं, जबकि विटामिन ए, ई, डी के क्या है? वसा में घुलनशील। ठीक है, अब विटामिन के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। और विटामिन वो चीज है जो हमारा शरीर काफी कम मात्रा में लेता है, और जब हमको ये नहीं मिलेगा तो हम अलग से टैबलेट के रूप में विटामिन को लेते हैं। विटामिन ई की भी बहुत टैबलेट आती है, आपने आजकल देखा होगा विटामिन ई की टैबलेट बहुत चल रही है। बाल यदि आपके झड़ रहे हैं तो बालों की ग्रोथ के लिए, शरीर में चेहरे में यदि आपको क्या बोलते हैं ग्लो लानी है, शरीर को चमकाना है, स्किन को चमकाना है, तो स्किन में लगाने के लिए भी विटामिन ई के कैप्सूल आ रहे हैं। ठीक है, विटामिन ई की टैबलेट्स भी आ रही हैं खाने के लिए, ताकि आपकी बॉडी काफी अच्छे तरीके से चमक सके, अच्छे तरीके से आपका सिस्टम हो सके, बाल अच्छे आ सके, स्किन अच्छी हो सके। तो विटामिन ई का उपयोग कर भी आप टैबलेट्स के रूप में आप देख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे विटामिन, सबकी अलग अलग टैबलेट आपको देखने को मिलेगी। जनरली जो होते हैं विटामिन बहुत कम मात्रा में मिलते हैं हमारे खाने के अंदर। ठीक है, चलिए तो पढ़ेंगे। लिखा है विटामिन बहुत कम मात्रा में शरीर द्वारा आवश्यक रासायनिक पदार्थ है। वे शरीर के उचित चयापचय कार्यों, शरीर के अच्छे स्वास्थ्य और शरीर को विभिन्न बीमारियों से बचाने के लिए आवश्यक है। कई लोग नहीं जानते कि भाई चयापचय कार्य क्या होते हैं, जिसको हम मेटाबॉलिक फंक्शन बोलते हैं। भाई मेटाबॉलिक फंक्शन होता क्या है? हमें ये समझना होगा कि मेटाबॉलिक फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज मेटाबॉलिक फंक्शन, या फिर चयापचय प्रक्रिया। ध्यान दीजिएगा, वो सभी प्रक्रियाएं जिसके माध्यम से हमने क्या किया? कोई भोजन लिया, और भोजन से यदि हमने मान लीजिए भोजन लिया और उस भोजन के द्वारा कन्वर्जन हो गया ऊर्जा में, एनर्जी में, हमने कुछ खाया, ठीक है, और खाने पर हमें क्या मिल गई? उस खाने से हमें ऊर्जा मिल गई। तो वो क्या है? वो प्रक्रिया, खाने का भोजन में कन्वर्ट होना क्या प्रक्रिया है? चयापचय प्रक्रिया है। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो कि वो एक मेटाबॉलिक सिस्टम है। ठीक है, मेटाबॉलिक प्रोसेस है। यदि ये चीज नहीं होती है तो परेशानियां बहुत सारी हो जाएंगी। ठीक है, यदि ये चीज नहीं होगी तो बहुत सारी परेशानी हो जाएंगी। तो आप बोल सकते हो कि चयापचय के कार्यों में, खाने के माध्यम से एनर्जी मिलने के कार्यों में जरूरत होती है विटामिन की। ठीक है,
ये पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छी चीज के लिए रिक्वायरमेंट भी होती है किस चीज की, विटामिन की। विटामिन से संबंधित कुछ पॉइंट हैं जो कि हम समझेंगे। अभी जो हमने पढ़े थे, ठीक है, अभी जो हमने पढ़ा वो खाली विटामिन के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी पड़ी। अब एक एक करके विटामिन के बारे में पढ़ेंगे, इनका रासायनिक नाम क्या होता है वो भी पढ़ेंगे, इनका कार्य क्या होता है वो भी पढ़ेंगे, यदि उन चीजों की कमी हो जाएगी तो वो भी पढ़ेंगे। सारे पॉइंट्स हमें समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर एक फाइल आपको इंग्लिश में दिखाई दे रही है, जिनको इंग्लिश में देखना देख लीजिएगा। यहाँ देखो सारे के सारे विटामिन लिखे हुए हैं, सारे के सारे फंक्शंस लिखे हैं, सारे के सारे इनके सोर्सेस लिखे हुए हैं कि एक चीज कहाँ से मिलेगी। अगली फाइल में हिंदी की है, मैं एक्सप्लेन जो करूंगा वो आपको हिंदी वाली फाइल करूंगा, यानी कि सभी लोगों को हिंदी वाली फाइल समझाऊंगा, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि अधिकांश बच्चे जो ये वीडियो देख रहे हैं वो हिंदी बेल्ट के हैं, इसलिए हिंदी में पढ़ाना बहुत आवश्यक है। ठीक है, बाकी इंग्लिश में भी आपको दिया गया है। आप, मैं साइड हो जाता हूं, आपको यदि स्क्रीनशॉट लेना है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बाकी इस चीज की जो पीडीएफ होगी वो ग्रुप में, हमारा जो व्हाट्सएप का ग्रुप आता है और उस पर आपको अपलोड कर दी जाएगी। इसके अलावा रिजल्ट गुरु के ऐप में नीचे डिस्क्रिप्शन में रिजल्ट गुरु का ऐप दिया हुआ है, उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पर भी इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और टेलीग्राम का भी एक लिंक नीचे लिखा रहता है, वहां पर भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो एक बार इसका यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, मैं साइड हो गया हूं इसलिए। ले लिया होगा आपने। चलिए, तो अब हम पढ़ते हैं कि भाई जो भी विभिन्न प्रकार के विटामिन हैं उन वो कहाँ पे वो कार्य क्या करते हैं। ठीक है, विटामिन का कार्य क्या है, या फिर वो विटामिन कहाँ से मिलेंगे। तो अभी देखिए यहाँ पर हमने सिर्फ दो टेबल बनाई है, एक बनाई है विटामिन के कार्यों की और एक टेबल बनाई है विटामिन के सर्वश्रेष्ठ स्रोतों की। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं भाई, अभी हम पोषण पढ़ रहे हैं। पोषण पढ़ रहे हैं तो मैं विटामिन की क्या है, उनके फंक्शंस को, उनके कार्यों को और उनके सोर्सेस को पढ़ना है, उनके स्रोतों को पढ़ना है। यदि हम यही चीज बायोलॉजी में पढ़ते तो हम यहाँ पे सोर्स ना पढ़ के हम क्या पढ़ते कि भाई विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या होता है, इसकी यदि कमी हो जाएगी तो कौन सा रोग हो जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर भी हम आपको वो एक्सप्लेन कर देंगे, परेशान मत होइएगा। हम सबसे ऊपर हमारे पास लिखा है विटामिन, यदि हम बात करें क्या बोलते हैं महत्वपूर्ण कुछ जो चीजें हैं उनकी बात कर लेते हैं। विटामिन ए गायब हो गया, अच्छा विटामिन ए नीचे लिखा हुआ है। विटामिन ए आप जानते होंगे वो चीज है जिसके माध्यम से क्या है हमें रतौंधी हो जाती है, रेटिनॉल इसको बोलते हैं। विटामिन ए को क्या बोलते हैं भाई, चलिए सबके बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऊपर से शुरू कर दो। विटामिन बी वन की बात करें, विटामिन बी वन को हम बोलते हैं क्या भाई, थायमिन बोलते हैं। ठीक है, विटामिन बी वन को थायमिन के नाम से बोलते हैं, बुलाया जाता है। क्या कार्य करेगा, कार्य क्या है, कार्य है इसका कार्बोहाइड्रेट चयापचय, भूख तेज करना, इसके अलावा हृदय तंत्रिका और मांसपेशियों का कामकाज, इस सारे के कार्य काम क्या है, विटामिन बी वन। यदि शरीर के अंदर विटामिन बी वन की कमी हो जाती है तो एक रोग हो जाता है, उस रोग को हम बेरी वेरी बोलते हैं। ठीक है, उस रोग को वेरी वेरी बोलते हैं। सबसे अच्छे स्रोत कहाँ है, कहाँ से विटामिन बी वन आपको मिल सकता है, तो ध्यान दीजिएगा, खमीर से, जिगर, दूध, पनीर, पत्तेदार सब्जियां, मांस, साबुत अनाज, इन सभी जगहों से विटामिन बी वन आपको खाने के रूप में मिल जाएगा। ठीक है, विटामिन बी टू की बात करेंगे तो इसका कार्य क्या है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन चयापचय, त्वचा को स्वस्थ रखता है। ठीक है, चयापचय का मतलब वही है एक ऐसी प्रक्रिया के माध्यम से भोजन एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा हो। ठीक है, चलिए, तो सर्वश्रेष्ठ स्रोत क्या हो जाएंगे, दूध, यकृत, मांस, अंडे, मटर, खमीर, साबुत अनाज, हरी पत्तेदार सब्जियां, यानी कि स्रोत जो है ज्यादातर सभी के सेम है, थोड़ी बहुत अंतर मिलेगा। सबसे ज्यादा अंतर मिलता है विटामिन सी में। विटामिन सी में क्या होता है कि अधिकांशतः वो सब्जियां ऐड की जाती हैं जो खट्टी होती है, जो फल खट्टे होते हैं, जैसे कि हम बात करें आंवले की, बात करें हम अंगूर की, बात करें नींबू की, बात करें संतरे की, तो वहां पर विटामिन सी भरपूर मात्रा में आपको मिलेगा। ठीक है, क्योंकि विटामिन सी का उपयोग हम क्या करते हैं, स्कर्वी को दूर करने के लिए करेंगे। ठीक है, विटामिन सी के माध्यम से स्कर्वी हो जाती है, यदि कमी हो जाए विटामिन सी की तो उसको दूर करने के लिए करेगा, तो हमेशा वहां पर हम खट्टे पदार्थों का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर विटामिन बी थ्री लिखा हुआ है, एक इसका कार्य क्या है, प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट चयापचय, त्वचा को स्वस्थ रखता है। कौन, विटामिन बी थ्री स्किन के लिए। ठीक है, कहाँ से मिल सकता है, मछली, अंडे, गोश्त, फलियां, साबुत अनाज, पत्तेदार सब्जियां, मूंगफली, सेम, टमाटर, आलू, इन सभी जगह से विटामिन बी थ्री मिल सकता है। विटामिन बी ट्वेल्व बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप हमेशा याद रखेंगे विटामिन बी ट्वेल्व को। ठीक है, इस कार्य क्या होते हैं, रक्त गठन, तंत्र का ऊतक का चयापचय, न्यूक्लियक एसिड संश्लेषण। बहुत बार विटामिन बी ट्वेल्व पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा, यदि इसकी कमी हो जाती है ना तो कमी से एनीमिया रोग भी हो जाता है। विटामिन बी थ्री की कमी से
एनीमिया रोग हो जाता है। ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। यकृत यानी कि लीवर से मछली, पनीर, दूध, अंडे, मांस से, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, ये चीज देखने को मिल जाएगी। विटामिन सी की बात करेंगे तो आप जानते हैं इसको हम एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। इसे विटामिन बी3 मैंने छोड़ दिया था, नियासिन बोलते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। और इनका रासायनिक नाम क्या है या फिर इनकी कमी से कौन से रोग होते हैं, ठीक है, वो सभी चीज बायोलॉजी में आपको एक्सप्लेन करी जाएगी। फिलहाल हम पोषण पढ़ रहे हैं तो आपको ज्यादा जानकारी नहीं दे रहे हैं, अभी सिर्फ पोषण से रिलेटेड पॉइंट आपको यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है। चलिए, विटामिन सी जिसको एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, कमी से हो जाता है संक्रमण रोग, ठीक है। ये कार्य क्या करता है, संक्रमण के लिए प्रतिरोध, दांतों, मसूड़ों और जोड़ों को स्वस्थ रखना इसका काम है। कहाँ से मिल सकता है, अमिया, गोभी, टमाटर, नींबू, नारंगी, आम, मिर्च, अमरूद, अनानास, अंकुरित चने। ज्यादातर आपको मोस्टली इसमें जो मिलेंगे वो खट्टे पदार्थ मिलेंगे जहां पर विटामिन सी ज्यादा पाया जाएगा, ठीक है। विटामिन ए की बात करेंगे, ठीक है, जिसको आप रेटिनॉल बोलते हो, रतौंधी रोग हो जाता है, ठीक है। दृष्टि और त्वचा को रखरखाव करता है, दृश्य वर्णक के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। मेनली विटामिन ए का उपयोग हम आंखों से संबंधित चीजों के लिए करते हैं, ठीक है। दूध से पनीर, मक्खन, अंडा, जैतून का तेल, गाजर, पपीता, पीला कद्दू, पालक, इन सभी चीजों से क्या है, काफी अच्छी मात्रा में विटामिन ए आपको मिलेगा। विटामिन डी की बात करेंगे, विटामिन डी वही है जिसको हम कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, ठीक है। कमी हो जाने से, विटामिन डी की कमी हो जाने से बच्चों में क्या होता है, रिकेट्स हो जाते हैं। बड़ों में आप बोल सकते हो ऑस्टियोलोसिस हो जाता है, यानी कि हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। विटामिन डी की कमी से होता है क्या भाई, हड्डियों का कमजोर हो जाना देखने को मिलेगा, ठीक है। और यदि आपको वो चीज सही करनी है, विटामिन डी प्राप्त करना है, तो सबसे अच्छा स्रोत विटामिन डी का होता है सूर्य का प्रकाश, ठीक है। क्या होता है भाई, सनलाइट होता है, ठीक है। दांतों और हड्डियों को स्वस्थ रखें, कैल्शियम और फास्फोरस का अवशोषण करें, एक काम होता है, कार्य होता है विटामिन डी का, ठीक है। हल्के पनीर, अंडे की जर्दी, मछली का मक्खन, सूर्य की रोशनी के संपर्क में, सूरज की रोशनी के संपर्क में क्या है, आपको विटामिन डी अच्छी तरीके से मिल सकता है। एक छूट गया है हमारा, विटामिन के होता है, ठीक है। एक छूट गया है, विटामिन के होता है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, लिखा नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। विटामिन के जिसको हम फिलोक्विनोन बोलते हैं, ठीक है। और यदि इसकी कमी हो जाए विटामिन के की, ठीक है, तो रक्त का थक्का नहीं बनता है। क्या क्या नहीं बनता भाई, रक्त का थक्का नहीं बनता है, ठीक है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनेगा। और इसका संबंध किससे होगा, फाइब्रोनोजेन जो हमारा हार्मोन होता है उससे संबंध होता है विटामिन के का। क्लियर हो गई होगी विटामिन के वाली बात। एक और छूटा है, वो है विटामिन ई, ठीक है। आगे देखता हूँ लिखा है क्या, नहीं आगे लिखा नहीं है, इसलिए मैं आपको यहीं पर समझा देता हूँ। विटामिन ई और के बारे में बता देता हूँ। विटामिन ई जो है, इसको हम क्या है, इसको बोलते हैं टोकोफेरोल। क्या बोलते हैं भाई, इसको टोकोफेरोल बोलते हैं, ठीक है। और यदि इसकी कमी हो जाती है, कमी से क्या होता है भाई, प्रजनन जो शक्ति होती है, ठीक है, वो क्या है, कम हो जाती है। इसकी कमी से प्रजनन शक्ति कम हो जाती है। विटामिन ए की के की कमी से जो क्या होगा, जो हड्डियां हैं वो कमजोर हो जाएंगी, ठीक है, वो कमजोर हो जाती हैं। इसलिए इन पॉइंटों को भी ध्यान रखना है, ठीक है। ऊर्जा के स्रोत आपको बता दिए है कि क्या बोलते हैं, यदि हम बात करें के की, ठीक है, नहीं हड्डियां कमजोर होना डी से होता है, विटामिन के की कमी से, सॉरी माफ कीजिएगा, विटामिन के की कमी से मैंने थोड़ी सी गलत बोल दिया यहाँ पे। विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमजोर होती हैं। विटामिन के की बात करेंगे तो विटामिन के की कमी से क्या हो जाता है भाई, रक्त का जो थक्का होता है ना, रक्त का थक्का वो नहीं बनता, रक्त का थक्का बनना बंद हो जाता है। यदि कमी होगी तो रक्त का थक्का बनना बंद हो जाएगा। यदि विटामिन के भरपूर मात्रा में होगा तो क्लॉटिंग होती रहती है, ठीक है। चलिए, इतना पॉइंट समझ में आ गया होगा। कुछ और बातें हैं, उनको एक बार देख लीजिएगा। लिखा हुआ है ये सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जो शरीर के, अब एक किस चीज के बारे में पढ़ा हुआ है, हाँ प्रोटीन के बारे में लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। प्रोटीन जो अभी हम पढ़ रहे थे, एक बार देख लीजिएगा इसको। सूक्ष्म पोषक तत्व जो शरीर के उचित कामकाज और विकास में मदद करते हैं, खनिज आकार में घटक है जो प्रोटीन को सामान करने में मदद करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये चीज तो हो चुकी थी। मिनरल्स के बारे में लिखा हुआ है, अच्छा मिनरल्स के लिए लिखा हुआ है, खनिजों के बारे में लिखा है। यहाँ पर जो भी चीज है वो खनिजों से संबंधित है। हेडिंग नहीं डली इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था। यहाँ पर जो भी पॉइंट हम पढ़ रहे हैं वो खनिज यानी कि मिनरल्स के बारे में बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, मिनरल्स वो चीज होती है, मिनरल्स वो चीज है जो जनरली हमें देखने से हमने लिया, हमने सोचा कि हमें आयरन की रिक्वायरमेंट है मान लीजिए, या फिर हमें फॉस्फोरस की रिक्वायरमेंट है, या फिर हमें शरीर के लिए जरूरी किसी भी यदि मिनरल की रिक्वायरमेंट है, तो हो सकता है वो आपको डायरेक्टली देखने को ना मिले। तो
ऐसे टाइम पर आप क्या कर सकते हो, ठीक है, आप इस टाइम पर क्या करेंगे, आपको खनिज देखने को नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, ठीक है। तो एक मिनट रुकिएगा। चलिए चलिए, तो माफ कीजिएगा, थोड़ी सा 1 मिनट का डिस्टरबेंस था, ठीक है। क्लास को हाँ कंटिन्यू करते हैं। देखिए, बात कर रहे हैं हम खनिज की, किसकी बात कर रहे हैं, खनिज की, मिनरल्स। जनरली देखने में आप सोचिएगा कि हमें जो भी रिक्वायरमेंट है मिनरल्स की वो हम सिंपली ले लें, तो आप उनको खोद करके खा करके नहीं ले सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने मान लीजिए कोई भी चीज खाई, तो आप मिनरल्स रिच कंटेंट को आहार के रूप में ले सकते हो। हर शरीर के लिए, हर व्यक्ति के अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हो सकते हैं, अलग अलग जरूरतें हो सकती हैं, ठीक है। उस जरूरत के हिसाब से आपका डॉक्टर आपको उस मिनरल्स रिच चीज को लेने के लिए बोलता है, ठीक है। क्या चीज है, समझने का प्रयास करेंगे। ये सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जो शरीर के उचित कामकाज और विकास में मदद करते हैं। खनिज अकार्बनिक घटक है जो प्रोटीन को सामान्य कार्य करने में मदद करते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न बहुत बार आया है, हमेशा याद रखिएगा। एक क्या है, अकार्बनिक, यानी कि आप बोल सकते हो कि कार्बोनिक यौगिक इसके अंदर नहीं पाया जाएगा। जो नॉन कार्बोनिक चीज होगी या फिर अकार्बनिक चीज होगी उसका सिस्टम रहेगा क्या चीज, मिनरल्स, यानी कि खनिज, ठीक है। और प्रोटीन के लिए सहायक है, प्रोटीन को समान कार्य करने में सहायता देते हैं कौन से मिनरल्स। इसके अलावा देखिए, खनिजों को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, प्रमुख तत्व और मामूली तत्व। क्या चीज होते हैं भाई, उनकी दैनिक आवश्यकताओं के आधार पर प्रमुख तत्वों के उदाहरण कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, क्लोरीन है और लोहा है, ठीक है। मामूली तत्वों के उदाहरण आयोडीन है, मैग्नीशियम है, कोबाल्ट आदि है। ये जो सारे के सारे जो नाम लिखे हैं ना, इन्हीं चीजों को खनिज बोलते हैं, ठीक है। यही चीज क्या है, मिनरल्स हैं। ये वो चीजें हैं जिनको आप डायरेक्टली आप सेवन नहीं कर सकते हो, आप लोहे को चबा के खा नहीं सकते हो, लेकिन आप जो चीजें खाते हो उनके अंदर कुछ कंटेंट मिनरल्स का पाया जाता है, उसी को हम खनिज बोलेंगे, उसी को हम मिनरल्स बोलेंगे। कुछ महत्वपूर्ण मिनरल्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, जैसे कि यदि हम बात करें लोहे की, ठीक है, तो हमारे शरीर के अंदर क्या है, रक्त है, ब्लड है। ब्लड में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन पाया जाता है। यानी कि आपके शरीर में यदि भरपूर खून की मात्रा है, रक्त की मात्रा है, और आपका हीमोग्लोबिन का लेवल अच्छा है, तो उस हीमोग्लोबिन लेवल के अच्छे होने का संकेत है कि आपके शरीर के अंदर आयरन की मात्रा भरपूर होगी, ठीक है। इसके अलावा यदि हम बोलें कि आपकी हड्डियां मजबूत हैं, यदि आपकी हड्डियां मजबूत हैं, तो आप ये बोल सकते हैं कि सर जी हमारे अंदर कैल्शियम की कमी नहीं है हमारे यहाँ। क्योंकि आपको ये मालूम होगा कि, ध्यान दीजिएगा, जो हड्डियां होती हैं, जो बोन्स होती हैं, हड्डियों में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो होती है क्या, कैल्शियम, ठीक है। यदि आपने बोला कि सर जी हमारी हड्डियां मजबूत है, या फिर हमारे पास पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी हमें मिल रहा है, हमें विटामिन डी पर्याप्त मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारी हड्डियां मजबूत होंगी। और हड्डियां मजबूत होंगी तो इसका मतलब है कि आपके शरीर के अंदर कैल्शियम भरपूर मात्रा में है, क्योंकि शरीर का जो सबसे बड़ा मात्रा में कैल्शियम होता है वो आपकी हड्डियों में होता है। तो एक तरीका है बताने का कि भाई कौन सी चीज कहाँ पाई जाती है। एक इंग्लिश की वापस से आपको पीडीएफ है, इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड हो गया हूँ, इसके अलावा देख लीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण खनिज है, जैसे कि लोहा है, चूना है, फास्फोरस है, आयोडीन है, सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है। ध्यान दीजिएगा, स्रोत क्या है, कहाँ से चीजें मिल सकती हैं। हम बात करें लोहे की, तो लोहा आपको कहाँ मिलेगा, लोहे के बारे में सुना होगा आपने, सबसे ज्यादा लोहा मिलता है पालक से, ठीक है। सबसे ज्यादा लोहा कहाँ से मिलता है भाई, पालक से। प्रश्न कई बार पूछा गया है, जो पालक होता है, जो स्पिनाच होता है, ठीक है, यहां से आपको सबसे अधिक मात्रा में क्या मिलेगा भाई, लोहा मिलेगा। आयरन का सबसे अच्छा स्रोत होता है हरी पत्तेदार सब्जी, और हरी पत्तेदार सब्जी में भी क्या होगा भाई, पालक होगा, ठीक है। इसके अलावा हम बोल सकते हैं आंवला, पालक, सेव, गेहूं, गुड़, अनाज, यहाँ पर क्या है, लोहा आपको अच्छी मात्रा में मिलेगा। जब बात करते हैं चूने की, तो यहाँ पर हरी सब्जियां, दूध और दूध से बने हुए उत्पाद, अंडे, यहाँ पर चूना आपको मिल जाएगा। चूना क्यों, क्योंकि अंडे, यहाँ पर देखिए,
अंडे की जो बाहरी परत होती है वो कैल्शियम की बनी होती है यहाँ पर, इसलिए अंडे की बात की गई है। फॉस्फोरस कहाँ मिलेगा? अंडे, मांस, मछली, साबुत अनाज में। आयोडीन कहाँ मिलेगा? समुद्री भोजन में। आयोडीन कुल मिलाकर के आपको नमक के अंदर पाए जाने वाला कंटेंट है। नमक के अंदर जो चीज पाई जाती है वो क्या है? वो आयोडीन है। ठीक है, तो आपको कहाँ मिल जाएगा? समुद्री भोजन। समुद्री भोजन आपको मालूम होना चाहिए, समुद्र के अंदर खार पाई जाती है, खार से ही नमक बनता है। यदि समुद्र का पानी खारा है, जो कि खारा होता है, समुद्र का पानी खारा होता है ना भाई, तो समुद्र के पानी खारा होने के चलते नमक बनता है, और नमक में ही मौजूद होता है आयोडीन। ठीक है, समुद्री भोजन और आयोडीन युक्त नमक। ठीक है, आप बोल सकते हो यहाँ समुद्री भोजन इसलिए लिखा हुआ है, यदि मान लीजिए हमने एक झींगा मछली ली, हमने एक झींगा मछली ली, और झींगा मछली अधिकांश केस में समुद्र में ही पाई जाती है, नदियों में कम कम देखने को मिलती है। जब भी आप झींगा मछली को खाएंगे तो उसका एक बिटर टेस्ट होता है। खैर ऐसा नहीं कि मैंने खा ली है वो मछली, ना मैं खाता हूं ना मैंने खाई है, लेकिन बता रहा हूं कि यदि कोई व्यक्ति झींगा मछली का सेवन करता है तो वो हमेशा नमकीन टेस्ट में आती है, क्योंकि उस वहां का पानी ही नमकीन है। ठीक है, तो वहां पर आयोडीन की मात्रा अच्छी मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, सोडियम की बात करेंगे तो एक टेबल नमक में, सब्जियों में, प्रसंस्कृत भोजन। प्रसंस्कृत का मतलब होता है जो आप बोल सकते हो जो मॉडिफाइड फूड होता है। ठीक है, जिस फूड को आप थोड़ी सा प्रोसीड करके बनाते हो वो होता है प्रसंस्कृत भोजन। पोटेशियम मिलेगा दूध, मांस, सब्जियों, फल से। मैग्नीशियम मिलेगा सब्जियों, फलियों, नट से और बीज से। महत्व क्या है? लोहे का महत्व है हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए। चूने का महत्व है मजबूत हड्डियों और दांतों के लिए। फास्फोरस का महत्व मजबूत हड्डियों और दांतों के लिए है। आयोडीन का है थायराइड ग्रंथि के उचित कामकाज के लिए। सोडियम का महत्व है उचित द्रव संतुलन, तंत्र का संचरण और मांसपेशियों के संकुचित को बनाए रखने के लिए। पोटेशियम का महत्व भी द्रव संतुलन के लिए है, तंत्र का तंत्र संचरण और मांसपेशियों के संकुचन को बनाए रखने के लिए है। मैग्नीशियम का महत्व है हड्डियों में पाया जाता है, मांसपेशियों के संकुचन के लिए महत्वपूर्ण, और प्रोटीन के कामकाज के लिए महत्व होता है किस चीज का? मैग्नीशियम का। ठीक है, मैग्नीशियम वो भी चीज है जो आपको हरे पत्तेदार सब्जियों का जो बीच का जो हिस्सा होता है उसमें आपको मैग्नीशियम देखने को मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, महत्व वाला जो टॉपिक यहाँ पर लिखा है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि स्पष्ट तरीके से प्रश्न आ सकता है कि भाई हड्डियों के लिए या मजबूत हड्डियों के लिए आपको क्या चूने की रिक्वायरमेंट होती है? जी हाँ, बिल्कुल होती है। जहां भी कैल्शियम आएगा भाई, जहां भी कैल्शियम आएगा वहां चूना भी आ जाएगा, क्योंकि चूने को हम जनरली CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में लिखते हैं ना, तो वहां कैल्शियम आ जाएगा। हम जानते हैं हड्डियों के लिए रिक्वायरमेंट है कैल्शियम की, तो चूना भी हड्डियों, मजबूत हड्डियों के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए इस महत्व के पॉइंट को अच्छे से पढ़िएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिएगा, PDF आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। आपको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस तरीके के कंटेंट को बनाने में काफी टाइम लगता है। वैसे हो सकता है इस तरीके के कंटेंट आपको मिल जाए, कहीं हो सकता है कहीं कहीं पे मिल जाए, लेकिन जब नहीं मिलता है तो हमें तैयार करना होता है और बनाने में काफी मेहनत भी करनी पड़ती है। ठीक है, और एक वो कंटेंट है जिसको यदि मैं यहाँ पे सामने खड़े होकर के आपको ना भी बोलूँ ना, और ये कंटेंट आपको दे दूं, तो रियलिटी मान के रखिएगा, एक बार देखने से आप वो चीज समझ जाएंगे, और रियल गारंटी है, ठीक है, कि आप जब भी प्रश्न आपके सामने आएगा तो आप 100% तरीके से उसका उत्तर सही लगाएंगे, क्योंकि उसको बहुत आसान शब्दों में आपको यहाँ पर दिखाया गया है। चलिए, यहाँ पर एक चीज छूटी हुई है, रफेज। खैर मैंने रफेज आपको एक्सप्लेन कर दिया था, रफेज की बात कर रहे हैं, रफेज जिसको हम रेशा बोलते हैं। ठीक है, ये चीज मैंने आपको बता तो दी थी। ठीक है, और इसको हम फाइबर भी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? फाइबर भी बोलते हैं। खैर ये चीज बता दी थी, दोबारा बता देता हूँ। रेशा, रफेज वो चीज है जो खुद कभी नहीं पचता है, जो हमारे पेट में जाएगा लेकिन खुद नहीं पचेगा, लेकिन वो सहायता करेगा शरीर के भोजन को पचाने में। ठीक है, हमने जो खाना खाया है उसको पचाने में सहायता करेगा, खुद कभी नहीं पचेगा। लेकिन बस ये है कि ये अब बिना पचा ये हमारे शरीर से बाहर मल के रूप में निकल जाता है, लेकिन खुद कभी पचेगा नहीं, दूसरे को सहायता कर देगा। कौन? रफेज या रेशा। लिखा हुआ है खुदरापन, खुद खुद खुरदरापन फलों और सब्जियों जैसे कि कुछ खाद्य पदार्थों में मौजूद फाइबर है। हालांकि कुछ खुरदरापन एक भोजन नहीं है, यह हमारे आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। खुरदरापन के कुछ कारण हैं, क्या कारण हैं देख लेते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अधिकांश मैंने आपको बताया फाइबर कहाँ मिलता है? फलों और सब्जियों में मिलेगा, और ज्यादातर उनमें मिलेगा जिनमें छिलका है। यदि आप छिलका सहित उन चीजों को खाते हैं तो वहां पर आपको हाई फाइबर मिलेगा। यदि आपने छिलका निकाल दिया, मान लीजिए आपने टमाटर को छील करके खाया, तो आपने अंदर वाला पार्ट खाया, तो आपका फाइबर वहां पे खत्म। आपने खीरा खाया, ककड़ी खाई,
छील के खाई, फाइबर खत्म हो गया, कम हो गया, फाइबर रहेगा लेकिन कम हो जाएगा। ठीक है, आपने परवल खाई, आपने कोई मान लीजिए आपने तोरई खाई, छील के खाओगे तो फाइबर की मात्रा कम हो जाएगी। तो कई लोग ना इन सब्जियों को बिना छिला हुआ खाते हैं, सिर्फ खाली धो करके, ताकि फाइबर सही मात्रा में मिलता रहे। ठीक है, चलिए यहाँ पर कुछ पॉइंट है, पढ़ लीजिएगा। यह मल त्याग में मदद करता है, यानी किसकी बात कर रहे हैं हम, रफेज की बात कर रहे हैं, फाइबर की। यह हमारे पाचन तंत्र को साफ करता है और हमें, यानी हमारे पेट को साफ करता है और हमें पाचन संबंधी बीमारियों से बचाता है। कौन, रफेज। क्लियर हो गया। इसके अलावा यह शरीर में पानी को बनाए रखने में मदद करता है। यह रक्त शर्करा और कोलेस्ट्रॉल के इष्टतम स्तर को बनाए रखने में मदद करता है। एक पॉइंट और है, पानी हमारे आहार का एक महत्वपूर्ण घटक है। चलिए पानी की बात आ गई, फिलहाल तो यहाँ पे रफेज की बात थी, तो रफेज के बारे में हमने सारे पॉइंट पढ़े। थोड़ी सा पानी के बारे में जान लीजिएगा कि भाई पानी या वाटर हमारे शरीर के लिए कितना महत्वपूर्ण है, वो जान लीजिएगा। और ये पानी के बारे में जानने के बाद हम क्या करेंगे, अपने इस चैप्टर को क्लोज करेंगे, यानी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर पानी के बारे में बात करेंगे। तो हम जानते हैं कि हमारे शरीर में, ठीक है, जो बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध चीज है वो वाटर होता है। ठीक है, और एक महत्वपूर्ण घटक है हमारे जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए। एक लाइन पढ़ लीजिएगा, पानी हमारे आहार का एक महत्वपूर्ण घटक है। एक शिशु शरीर का 75% और एक वयस्क शरीर का 70% पानी के अलावा कुछ भी नहीं है। पानी के विभिन्न कार्य इस प्रकार हैं। क्या कार्य हम पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा इतना। हमारी जो बॉडी है ना, उसमें 70% जो वर्किंग चीज है वो हमारा वाटर है, पानी है। ठीक है, 70% चीज पानी है। सब कुछ पानी से ही, जल से ही बना है, और जल में, या फिर आप बोल सकते हो कि मिट्टी में ही मिल जाता है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण कार्य क्या करेगा, देखिए। हमारे पाचन तंत्र को सुचारू रूप से बढ़िया बनाने के लिए भोजन के पाचन में सहायक के रूप में देखा जाए तो पानी का उपयोग करते हैं। जब भी आपने देखा होगा, हम सुबह उठते हैं तो हम पानी पीते हैं। ठीक है, ताकि हमारा सिस्टम सही रहे, डाइजेशन सिस्टम बढ़िया रहे। बार बार खाने के बाद भी पानी पीते हैं, प्यास लगती तब भी पीते हैं, डाइजेशन अच्छा हो सके उसके लिए पानी पीते हैं। ठीक है, हमारे शरीर में ग्लो आ सके, हमारी बॉडी निखर सके, उसके लिए भी हम पानी का सेवन करते हैं। ठीक है, लिखा है खाद्य सामग्री के परिवहन और पाचन के लिए आवश्यक है क्या चीज, वाटर। कचरे को बाहर निकालता है पानी। शरीर के तापमान को बनाए रखता है कौन, पानी। शरीर में विभिन्न प्रतिक्रियाओं के विलायक के रूप में कार्य करता है कौन, भाई, पानी। ठीक है, एक्ट एज द सॉल्वेंट इन वेरियस रिएक्शन इन द बॉडी। तो ये सारी की सारी जो भी थी जानकारी थी किस चीज की, हमारे पोषण की। उम्मीद करता हूं कि सारे पॉइंट्स बहुत आसान शब्दों में बहुत बारीकी से आपको एक्सप्लेन किए गए हैं, और उम्मीद करता हूं कि सभी चीजें पसंद आई होंगी। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, हमारे चैनल एमपी एग्जाम रिजल्ट गुरु को सब्सक्राइब करिएगा, और हमें जरूर बताइएगा कि सर हमें यदि कोई चीज़ बताई गई है, तो यदि मैंने कुछ गलत बोला तो आप तब भी आप कमेंट करें कि सर ये चीज़ हमें गलत लगी। यदि कोई चीज़ कमी रह गई है तब भी आप कमेंट करें कि सर ये चीज़ कमी रह गई। यदि मैंने कोई चीज़ एक्सप्लेन नहीं की तब भी आप कमेंट करें कि सर आपने ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं की। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो देख करके मेरी इस बात का जवाब देंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो देख करके मुझे जरूर बताएंगे कि सर क्लास कैसी लगी। इसके आगे की और जो क्लासेस होंगी, कुछ क्लासेस यूट्यूब पर अपलोड करी जाएंगी, बाकी की जो क्लासेस होंगी वो हमारी एप्लीकेशन पे होंगी। फिलहाल अभी एक सब्जेक्ट की क्लास हुई है, अभी सभी सब्जेक्ट की क्लास आपको यूट्यूब पर पहले लाई जाएंगी, इसके बाद पेड ऐप पर उनको लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं सब कुछ बढ़िया समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।